भारत के एक छोटे से गांव में, जहां खेतों की हरियाली और लोगों की सादगी मिलकर सभी के जीवन को खूबसूरत बनाती है, उसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था हरीराम। वो गरीब जरूर था, मगर दिल का साफ और दिमाग का तेज। पूरे गांव में उसकी चतुराई और नेकदिल स्वभाव की मिसाल दी जाती थी। हरीराम अपने खेत में पसीना बहाते हुए मेहनत से अपनी गायों के साथ मिलकर हल चला रहा है। हरीराम खुश होकर अपनी गायों से बोलता है, बोल चल मोती, धीरे धीरे चल। अगर इस बार हमारी फसल अच्छी हुई तो मैं तेरे गले में एक नई घंटी बांध दूंगा। पीछे से हरीराम की पत्नी, जो कि लक्ष्मी थी, जो कि हरीराम को आवाज दे रही थी। सुनो जी, नमक खत्म हो गया है। लौटते वक्त थैली में थोड़ा नमक लेते आना। अरे, तेरे लिए मैं नमक तो क्या, अगर इस बार फसल अच्छी हुई ना तो तेरे लिए मैं एक नई साड़ी भी ले आऊंगा। हरीराम मेहनती तो था ही, मगर गरीबी उसकी जिंदगी से कभी दूर नहीं हुई। वो मानता था मेहनत ईश्वर की पूजा है। एक दिन गांव में एक गाड़ी आई जिसमें से एक अमीर और घमंडी आदमी उतरा जिसका नाम था भंवरलाल ठाकुर। वो इस इलाके का नया जमींदार था। तभी ठाकुर ऊंची आवाज में गांव वालों से बोलता है, सुनो ओ सभी किसानों, अब ये जमीन मेरी है। जो भी किसान अब खेती करेगा उसे आधी फसल मेरे नाम देनी होगी। तभी एक गांव वाला ठाकुर से डरते हुए बोलता है, मगर ठाकुर साहब, हम तो पहले ही अपने परिवार का मुश्किल से गुजारा करते हैं, तो हम आपको हमारी मेहनत की आधी फसल आपको कैसे दे सकते हैं? मुश्किल से? अब तुमने अब और कुछ बोला तो तुम्हारी मुश्किल और बढ़ जाएगी, अगर तुमने मेरे खिलाफ विरोध किया तो। कभी दूसरा गांव वाला धीरे से हरीराम से बोलता है, हरीराम, तू ही अब कुछ बोल। तू तो हमसे ज्यादा समझदार भी है। तेरे बिना तो ये जालिम हम सबको लूट लेगा। तभी हरीराम आगे बढ़ता है और ठाकुर से बोलता है, ठाकुर साहब, अगर आप वाकई में हम सभी किसानों की आधी फसल चाहते हैं तो आप एक बात अभी साफ कर लें। आप पहले यह तय कर लीजिए कि आपको फसल का ऊपर वाला हिस्सा चाहिए या नीचे वाला। ऊपर वाला हिस्सा। मुझे वही चाहिए होता है जो मुझे दिखता है और जो हमेशा चमकता है। हरीराम मन ही मन मुस्कुराते हुए बोलता है, ठीक है ठाकुर साहब, जैसा आप कहें। हरीराम ने और कुछ नहीं कहा, बस वह मुस्कुराकर वहां से अपने खेत की ओर लौट गया। लेकिन उसके दिमाग में एक योजना तैयार हो चुकी थी। हरीराम ने इस साल मूली बोने का निश्चय किया है। उसने सोचा, ठाकुर को तो ऊपर वाला हिस्सा चाहिए, तो ऊपर के पत्ते तो मैं उसे दे दूंगा और नीचे की मूली मेरी। यही तो सबसे खास बात थी हरीराम की, क्योंकि वह अपने सभी काम को चतुराई से किया करता था। तभी हरीराम की पत्नी लक्ष्मी हरीराम से बोलती है, सुनो जी, सभी किसान तो गेहूं बो रहे हैं, तुम ही मूली क्यों बो रहे हो? तभी हरीराम मुस्कुराकर जवाब देता है, क्योंकि हमें कभी कभी खेत में ही नहीं, दिमाग में भी बीज बोना पड़ता है लक्ष्मी। धीरे धीरे हरीराम की फसल तैयार हो जाती है और अब हरीराम अपने खेत में जाकर अपनी फसल को निकालता है। तभी वहां ठाकुर हरीराम के खेत में आता है और हरीराम से बोलता है, चलो हरीराम, अब तो तुम्हारी फसल तैयार हो चुकी है, तो चलो मेरे फसल की आधी फसल निकालो और मुझे मेरा ऊपर वाला हिस्सा दो। जरूर ठाकुर साहब, ये लीजिए, ये रहे आपका ऊपर वाले हिस्से के सारे पत्ते। अरे मूर्ख, ये तो बेकार है और ये मेरे किसी काम के नहीं है। असली चीज तो इसके नीचे है। लेकिन आपने तो मुझसे कहा था कि आप फसल में से ऊपर का हिस्सा लेंगे, नीचे के फसल का हिस्सा मेरा होगा। शब्द जरूर आपके थे, लेकिन ये चाल तो मेरी ही थी। हरीराम, तूने मुझे बेवकूफ बना के ठीक नहीं किया। अगली बार मैं तुझसे पूरी फसल लेके रहूंगा। यह सुन के तो ठाकुर को बहुत गुस्सा आया ही, मगर वो कुछ बोल नहीं पाया। उसका पूरा अहंकार पूरे गांव वालों के सामने चूर चूर हो चुका था। अरे वाह हरीराम, तेरी इस चतुराई को तो हम सलाम करते हैं। उस रात ठाकुर अपने कमरे में बैठा हुआ था। वह काफी देर तक जागता रहा। वो सारी रात बस यही सोचता रहा कि अब की बार मैं हरीराम को सबक सिखा के ही रहूंगा। कभी ठाकुर अपने आदमी से बोलता है, सुनो, अगले साल मैं खुद ही यह तय करूंगा कि मुझे अगली बार नीचे का हिस्सा ही चाहिए।
अब मैं देखता हूं हरिराम मुझसे कैसे बचता है। तभी लक्ष्मी अपने पति हरिराम से बोलती है। सुनिए जी, इस बार आप फसल में क्या बो रहे हो? इस बार मैं अपने खेत में गेहूं बोऊंगा, क्योंकि इस बार ठाकुर हमसे नीचे का हिस्सा मांगेगा। जी, आपने ये तो बिल्कुल सही कहा, इसलिए तो सभी आपको चतुर बोलते हैं। जब फसल वापस तैयार हुई तो ठाकुर फिर से हरिराम के खेत में आता है और हरिराम से बोलता है। पिछली बार तो तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया था, लेकिन आज तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना पाओगे। अब की बार नीचे का हिस्सा मेरा है। ठीक है ठाकुर साहब, ये लीजिए आपके फसल के नीचे का हिस्सा, नीचे की जड़ें आपकी, ऊपर का अनाज मेरा है। तूने फिर से मुझे बेवकूफ बना दिया। गांव वाले हंसते हुए, हाँ हाँ हाँ, ये है हमारा गांव का चतुर किसान हरिराम। ठाकुर यह सुनकर वहां से गुस्से में चला जाता है। तभी पंचायत में सभी लोग आते हैं और जैसे ही उस गांव के सरपंच वहां आते हैं, जैसे ही सरपंच पंचायत में आता है तो ठाकुर सरपंच से बोलता है। सरपंच जी, ये किसान मुझे मूर्ख बना रहा है। इसने ये जमीन मुझसे बड़ी चालाकी से रखी है। इस किसान को जल्द से जल्द सजा दो। हरिराम, क्या ठाकुर की ये बात सही है? तभी हरिराम सरपंच को जवाब देता है। मैंने तो ठाकुर साहब की हर बात मानी थी सरपंच जी। उन्होंने पहली बार में मुझसे फसल का ऊपर वाला हिस्सा मांगा था, तो मैंने ठाकुर को ऊपर का हिस्सा दे दिया। दूसरी बार उन्होंने मुझसे फसल के नीचे का हिस्सा मांगा था, तो मैंने उनको नीचे का हिस्सा दे दिया। अगर इनमें ज्यादा चालाकी है तो वह उनके शब्दों में है, मेरे कर्मों में नहीं। बिल्कुल सही कहा हरिराम भाई आपने। तो न्याय यही है कि खेत अब सिर्फ हरिराम का रहेगा, क्योंकि जो ईमानदार होता है वही सच्चा किसान होता है। इस तरह हरिराम ठाकुर से जीत जाता है और फिर हरिराम अपने घर लक्ष्मी के पास जाता है। तभी लक्ष्मी हरिराम से खुश होते हुए बोलती है। देखो जी, आखिरकार भगवान ने आपकी सच्चाई की जीत दिला ही दी। ईमानदारी अगर बुद्धि के साथ चले तो हर चालाकी भी उसके सामने छोटी पड़ जाती है। लक्ष्मी। तभी हरिराम के घर पर उसी के गांव का आदमी आता है और हरिराम से बोलता है। हरिराम, तूने तो सबको सिखा दिया कि मेहनत और समझदारी से काम लेना ही असली ताकत है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चतुराई अगर ईमानदारी के साथ हो तो कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। हरिराम गरीब था, पर उसकी बुद्धि और सच्चाई ने उसे गांव का सबसे अमीर इंसान बना दिया। ईमान का अमीर।